हाँ जी। नमस्कार आप सभी को। आज से हम मेंस लेवल डीआई की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 100 मेंस लेवल सेट डिस्कस करने वाले हैं। 100 है ना, 100 सेट बहुत होते हैं और आप यकीन मानिए कि अगर आप इस पूरी सीरीज को कवर कर लेते हैं तो आपके मेंस में मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर आने के चांसेस हैं, है ना। बहुत अच्छा आपका जो है जो डीआई पर जो कमांड है वो बन जाएगी, ठीक है। और मेनली अगर हम मेंस लेवल बैंकिंग की बात करें तो मैथ्स में ज्यादातर जो पोर्शन होता है वो डीआई का ही होता है। तो आप इस पूरी सीरीज से बहुत अच्छी अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। अब ये क्लासेस कैसे चलेंगी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, 1 मिनट। रेगुलर बेसिस पर हम 1, 2 या 3 सेट डिस्कस करेंगे। अगर सेट बहुत ज्यादा टफ है तो हम एक ही सेट डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम 2 सेट डिस्कस किया करेंगे, कभी कभी 3 भी कर सकते हैं। ये क्लास रेगुलर बेसिस पर अपलोड होगी, है ना, सुबह 11-12 बजे के आसपास। और उससे पहले आपको करना क्या है कि मैंने इस पर्टिकुलर बैच के लिए, बैच कह लो या सीरीज कह लो इसको, है ना, ये यूट्यूब पर चलेगी, कंप्लीटली फ्री है आपके लिए। टेलीग्राम स्पेशल ग्रुप बना दिया है इसके लिए, है ना, जो सिर्फ इसी बैच के लिए, इसी सीरीज के लिए, जिन लोगों को भी डीआई में डाउट आता है वो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जो भी क्लास होगी जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूंगा उसका सुबह आपको पीडीएफ यहां पर शेयर कर दिया करूंगा क्लास से पहले, ताकि आप उन सवालों को पहले खुद से ट्राई कर पाए। आप ट्राई कर लोगे, उसके बाद जब वीडियो अपलोड होगा तो उसका आप सॉल्यूशन भी देख पाओगे, है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत ही टाइम इफेक्टिव तरीका है ना, चलने के लिए टाइम आप बचा सकते हो। बिकॉज लाइव क्लास में होता क्या है कि लाइव क्लास में जब सेट में सॉल्व कराता हूँ तो कई बार समय कम मिल पाता है, कई बार जो है ज्यादा समय मिल पाता है, कुछ लोग फास्ट होते हैं, कुछ लोग स्लो होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप जब आपको पीडीएफ पहले ही मिल जाएगा तो आप सॉल्व भी कर लोगे, और उसके बाद जब वीडियो अपलोड होगा तो अपने स्पीड के अकॉर्डिंग आप स्पीड बढ़ाकर घटाकर वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट्स में भी दे दूंगा, इसको आप ज्वाइन कर लेना, है ना, क्योंकि इस सीरीज से रिलेटेड पूरा डिस्कशन उसी ग्रुप में होगा। तो आज का पहला सेट हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये तो जानकारी थी, है ना। अब बात मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं आपसे 100% कह रहा हूं ये कि अगर आप इस सीरीज को पूरा करते हो तो आपकी अप्रोच डीआई में एकदम शानदार वाली बन जाएगी, क्योंकि हम क्वेश्चंस उस टाइप के रखेंगे, बहुत शानदार सवाल रखेंगे। तो ये सवाल देखिए, इस डीआई में आपको ये नहीं दिया गया कि कौन सा सब्जेक्ट S1 है, कौन सा S2 है, बिकॉज यहां पर 6 सब्जेक्ट की बात हो रही है। अभी तक आपने पढ़ लिया होगा 6 एग्जाम है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी, है ना। पाई चार्ट इज ड्रॉन टू स्केल, ये शब्द आप ध्यान से पढ़ो, विच इज ड्रॉन टू स्केल। ड्रॉन टू स्केल का मतलब है कि जो एंगल आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है वो ज्यादा है और जो कम आपको नजर आ रहा है वो कम ही है ना। इट इज अप टू द स्केल, provides the marks scored by Hari in each subject as a percentage of total marks obtained by him in all the 6 subjects put together। 6 सब्जेक्ट में मिलाकर उसके जितने मार्क्स आए हैं उसमें से कितने कितने परसेंट मार्क्स या कितने कितने मार्क्स किस किस सब्जेक्ट में आए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है। द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स have intentionally been left out in the pie chart and instead the subjects are labeled as S1 to S6 in no particular order, राइट। तो यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो छोड़ दिए गए हैं, दिए नहीं गए हैं आपको, और वो भी जानबूझकर नहीं दिए गए हैं, है ना। बट ये दिया गया S1 से S6 तक है, ये S1 है, ये S2 है, S3, S4, S5, S6, पर कौन सा सब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए, अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं। यहाँ पर 6 हमें पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके थ्रू हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि S1 कौन सा सब्जेक्ट है, S2 कौन सा सब्जेक्ट है, एंड सो ऑन, ठीक। तो चलिए एक बार क्योंकि आज तो पहला दिन है तो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़े नहीं हैं, अभी तक ये पीडीएफ आपको पहले से नहीं मिला है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार इसको ट्राई करो और ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं और कौन सा जो वेरिएबल है S1, S2, S3 में से किस किस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बस इतना आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपने आइडेंटिफाई किया होगा, ट्राई किया होगा इस सवाल को। तो पहला पॉइंट है, इन द पाई चार्ट S1, S2, S3 subtend angle of 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, राइट। 90, 90 और 45। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। 90, 45 और 45, सॉरी 90, 45 और ये 45, ठीक है।
यस, नाउ हरी स्कोर्ड 15 मार्क्स लेस इन केमिस्ट्री देन इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो केमिस्ट्री में जो हरी के मार्क्स हैं वो इकोनॉमिक्स से 15 कम है, मतलब इकोनॉमिक्स माइनस केमिस्ट्री डिफरेंस कितने का है, 15 का डिफरेंस है, राइट। बट ही स्कोर्ड मोर इन केमिस्ट्री एज कंपेयर टू फिजिक्स। केमिस्ट्री में जो मार्क्स है वो फिजिक्स से ज्यादा है। चलो, जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको शॉर्ट में लिखते चलते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। एंगल दैट S4 सबटेंड एट द सेंटर इज स्मॉलर देन दैट सबटेंडेड बाय S3। तो S3 का एंगल तो 45 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है S4 वाला, दैट हैज टू बी लेस देन 45 डिग्री, है ना, ये 45 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर देखें तो मार्क्स स्कोर्ड बाय हरी इन मैथ्स आर सेम एज द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन टू अदर सब्जेक्ट्स in each of which Hari scored an equal marks। ठीक है, चलिए इस पॉइंट पर आएंगे। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स in any subject and the lowest marks that Hari scored in any subject 55। so highest minus lowest, इनका जो डिफरेंस है दैट इज 55, है ना, ये भी पॉइंट हमको दिया गया। आगे अगर हम देखें, हरी स्कोर्ड 30 मार्क्स लेस इन जूलॉजी देन इन केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री माइनस जूलॉजी, ये डिफरेंस है 30, है ना। तो यूजुअली होता क्या है, हम यहां तक लिख देते हैं, है ना, उसके बाद मेन समस्या आती है कि इसके बाद क्या करें, है ना। इसके बाद काम आएगा आपका लॉजिक, आपको लॉजिक लगाना है। आपको दिया क्या गया था कि पाई चार्ट इज ड्रॉन टू स्केल, है ना, तो जो एंगल बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा है। इसका मतलब कि ये एंगल 90 से कम है ना, 90 से छोटा दिख रहा है, ये 45 से कम है। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती थी कि आपको लग सकता था कि सर इसमें तो बहुत कम डिफरेंस है, हो सकता है बराबर हो, तो इन्होंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि 45 है, 45 से कम है, और डेफिनेटली ये 45 से आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, 45 इतना है और ये 45 से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि इसमें इसके मार्क्स हैं x और इसमें इसके मार्क्स हैं x, तो इसमें कितने हो जाएंगे 2x, यस और नो, राइट, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू x है तो 90 डिग्री की वैल्यू 2x हो जाएगी, डबल। अच्छा, अब क्या करें, अच्छा, तो यहां पर बोला गया मार्क्स स्कोर्ड बाय हरी इन मैथ्स आर सेम एज द मार्क्स एज द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन अदर टू सब्जेक्ट्स इन ईच ऑफ व्हिच हरी स्कोर्ड इक्वल मार्क्स। तो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा क्लू तो यही है कि मैथ्स कौन सा सब्जेक्ट होगा। हमें पता चल रहा है कि मैथ्स जो है दो इक्वल वाले सब्जेक्ट्स के बराबर है। अब दो इक्वल वाले सब्जेक्ट्स तो आपको यही दिखाई दे रहे हैं, बाकी में तो कोई ऐसी वैल्यू, दो वैल्यू नहीं दिख रही ना जो इक्वल हो, तो ये दोनों इक्वल है और मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे ये, मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स हो गया, ये बात कंफर्म है ना। तो मैथ्स जो है इन दोनों इक्वल वैल्यूज के सम के बराबर है। ठीक, अच्छा, अब इसके आगे कैसे बढ़े। ओके, तो इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो इसमें, इसमें और इसमें तीनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है, केमिस्ट्री कॉमन दिखाई दे रहा है। तो केमिस्ट्री को पकड़ लो जरा। यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा है, इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा है, और केमिस्ट्री जो है फिजिक्स से ज्यादा है, राइट। और केमिस्ट्री माइनस जूलॉजी 30, इसका मतलब है केमिस्ट्री जूलॉजी से भी ज्यादा है ना। तो केमिस्ट्री से बड़ा एक सब्जेक्ट होना चाहिए और केमिस्ट्री से छोटे कम से कम दो सब्जेक्ट होने चाहिए, है ना। केमिस्ट्री से बड़ा कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और केमिस्ट्री से कम मार्क्स वाले कम से कम दो सब्जेक्ट होने चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको केमिस्ट्री ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो सबसे छोटी है ना, इससे छोटी तो कोई वैल्यू दिख नहीं रही, तो दिस कैन नॉट बी केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री नहीं हो सकता। क्या इन दोनों में से कोई एक केमिस्ट्री हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको केमिस्ट्री लोगे तो इनसे छोटी तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, बाकी ये दोनों वैल्यू तो इनसे बड़ी है ना, तो ये दोनों भी केमिस्ट्री नहीं हो सकते। मतलब ये दोनों भी केमिस्ट्री नहीं हो सकते और ये भी केमिस्ट्री नहीं हो सकता, बिकॉज इनसे छोटी दो वैल्यू हम नहीं देख पा रहे, राइट। अब क्या केमिस्ट्री ये हो सकता है? अगर आप इसको केमिस्ट्री लेते हो तो इकोनॉमिक्स किसको लोगे? किसी को नहीं ले पाओगे, क्योंकि इससे बड़ी तो कोई वैल्यू बची नहीं ना। इससे बड़ी सिर्फ एक वैल्यू थी, ये वाली 90 डिग्री, जो कि ऑलरेडी मैथ्स को असाइन हो चुकी है, राइट। तो हम इसको भी केमिस्ट्री नहीं ले सकते। मतलब केमिस्ट्री ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी इकोनॉमिक्स के लिए, राइट। तो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक चॉइस बची, वो है ये, है ना, S5, दिस इज केमिस्ट्री, राइट। ये केमिस्ट्री हो गया। अच्छा, अब ओके, ये केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े।
अच्छा केमिस्ट्री से बड़ा इकोनॉमिक्स है, तो इससे बड़ी तो सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है ना, ये तो मैथ्स को असाइन हो चुकी है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, इकोनॉमिक्स की, राइट। ओके, एंड इसके आगे, अच्छा हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस जो है 55 है, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो 55 है। नाउ व्हिच इज द हाईएस्ट वैल्यू आउट ऑफ दिस वन, और विच इज द लोएस्ट वैल्यू, दिस वन, ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस 55 होने का मतलब है कि जो लोएस्ट वाली वैल्यू है वो हाईएस्ट से 55 कम है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2x माइनस 55 हो गई, राइट, 2x माइनस 55। क्लियर, बात समझ में आ रही है सभी को, यस। अब आगे बढ़ो जरा, इसके आगे क्या करें। अच्छा अब मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना है कि बॉटनी कौन सा है और जूलॉजी कौन सा है, और एक और सब्जेक्ट बचा होगा कोई, है ना, फिजिक्स, यस फिजिक्स बचा है। अच्छा केमिस्ट्री इज मोर देन फिजिक्स, अच्छा केमिस्ट्री तो इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, तो कुछ भी हो सकता है फिजिक्स, ओके ठीक है, केमिस्ट्री इज मोर देन फिजिक्स। अच्छा जूलॉजी की बात करें तो केमिस्ट्री जूलॉजी से बड़ा है ना, केमिस्ट्री जो है जूलॉजी से बड़ा है, ठीक है, और केमिस्ट्री जो है जूलॉजी से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, और इकोनॉमिक्स जो है केमिस्ट्री से 15 ज्यादा है, इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री से 15 ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, देखो जूलॉजी के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, ये और ये। अब ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है, सपोज मैं इन दोनों में से किसी एक को जूलॉजी ले लेता हूं, सपोज कीजिए भाई जूलॉजी में या तो x मार्क्स होंगे या 2x माइनस 55, बिकॉज केमिस्ट्री से कम तो यही 3 वैल्यूज बचेंगे ना, बाकी दो तो केमिस्ट्री से बड़ी हैं, तो जूलॉजी के लिए मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, तो या तो इन दोनों में से कोई एक जूलॉजी होगा या एक जूलॉजी होगा। अगर जूलॉजी की वैल्यू x लेते हैं तो केमिस्ट्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जूलॉजी से 30 ज्यादा, यानी x प्लस 30 हो जाएगी, ये वैल्यू x प्लस 30 हो गई, यस केमिस्ट्री की वैल्यू x प्लस 30 हो गई। अच्छा उसके अलावा इकोनॉमिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, केमिस्ट्री से 15 ज्यादा, तो अगर मैं इसमें 15 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 45 हो जाएगा, यस ये वैल्यू x प्लस 45 हो जाएगी। अब आपको यहां पर लॉजिकली एक बात सोचनी है कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरा 180 डिग्री है, 90 प्लस 45 180 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल भी 180 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब कि इन तीनों का सम इन तीनों के सम के बराबर आना चाहिए, है ना, अगर ये 180 है तो ये भी 180 होगा, इन तीन का सम इन तीन के सम के बराबर होना चाहिए। क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं एक बार, भाई इन तीनों का सम तो आ रहा है 4x, और इन तीनों का सम कितना आ रहा है 2x, x यानी 4x and 4x and this is what 75, 75 minus 55 is 20, ये 4x plus 20 they are not equal, ये इक्वल नहीं है, सो दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट कि जूलॉजी की वैल्यू x होगी, क्योंकि जूलॉजी की वैल्यू अगर आप x रख रहे हो तो आपका ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, इन तीनों का सम इन तीनों के सम के बराबर नहीं आ रहा है, सो जूलॉजी को हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये असम्पशन तो रॉन्ग हो गया, तो फिर जूलॉजी के लिए कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ ये वाला, सो दिस इज जूलॉजी, ठीक है, दिस इज जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इज 30 मोर देन जूलॉजी, तो इससे 30 ज्यादा, तो अब ये चीज सर्टेन हो गई कि ये चीज से 30 ज्यादा होगी, अगर मैं इसमें 30 ऐड करूंगा तो 30 ऐड करने पर कितना आएगा 2x माइनस 25, राइट, 30 ऐड करने पर इतना आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है 15 ज्यादा है इससे, तो इसमें 15 ऐड कर दो, इसमें 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2x प्लस 2x माइनस 10 हो जाएगा, 2x माइनस 10, राइट, इन दोनों का डिफरेंस 15 हो गया, चलो ये भी ठीक है। अब इन तीनों का सम आप देखो, इन तीनों का सम 4x है और इन तीनों का सम कितना है, समथिंग रॉन्ग, एक बार चेक कर लेते हैं। जो केमिस्ट्री है वो जूलॉजी से 30 ज्यादा है, अगर मैं इसमें 30 ऐड करूंगा तो प्लस 30, तो ये हो जाएगा माइनस 25, और ये इससे 15 ज्यादा है ना, ये कितना ज्यादा है इससे 15 ज्यादा, इकोनॉमिक्स माइनस केमिस्ट्री इज व्हाट 15, तो इकोनॉमिक्स जो है केमिस्ट्री से 15 ज्यादा है, सो दिस इज 2x माइनस 10, है ना, इसमें प्लस 15 ऐड किया तो 2x माइनस 10 हो गया, है ना, लेकिन हो क्या रहा है कि अभी भी इनका सम इक्वल नहीं आ रहा है, तो देयर इज समथिंग सम कैलकुलेशन मिस्टेक वी हैव डन, एक बार चेक कर लेते हैं। केमिस्ट्री माइनस जूलॉजी इज 30, यस केमिस्ट्री माइनस जूलॉजी इज 30, बट ये तो माइनस 30 आ रहा है ना, यानी कि यहां पर हमने कुछ मिस्टेक की है, 30 अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा प्लस 30 करेंगे तो दिस इज करेक्ट ओनली, है ना, 30 आ रहा है, केमिस्ट्री माइनस जूलॉजी 30 आ रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है
इकोनॉमिक्स माइनस केमिस्ट्री इज 15, ठीक है। दिस इज 2x, 2x माइनस 55, ठीक है। तो सोचिए यहां पर हमने कुछ क्या एरर किया, हरी स्कोर 30 लेस इन जूलॉजी देन इन केमिस्ट्री, तो 30 लेस, तो केमिस्ट्री इज 30 मोर देन दिस। सोचें जरा, देखें जरा इसको। कोई बहुत माइनर सी मिस्टेक यहां पर हो रही है हमसे। 2x, दिस इज 2x, दिस इज x, दिस इज x, 2x माइनस 55, ठीक है। दिस इज जूलॉजी, तो जूलॉजी माइनस, जूलॉजी माइनस, अरे ठीक तो है यार, ये 4x कहाँ है, ये तो 6x है ना। एवरीथिंग इज करेक्ट ओनली, अननेसेसरीली 2x प्लस 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x, है ना। सो दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज करेक्ट ओनली। ये 4x हो गया, ये बराबर होगा किसके, इन तीनों के सम के, तो दिस इज व्हाट 6x माइनस 6x माइनस 90, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6x माइनस 4x, 2x बराबर 90, तो x की वैल्यू 45 आ गई ना, x की वैल्यू 45 आ गई, खत्म, करेक्ट ओनली, राइट। चलिए, तो x की वैल्यू 45 आ चुकी है, इसका मतलब सारे सब्जेक्ट्स में मुझे इसके मार्क्स पता लग गए, है ना। सभी सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स पता लग गए। ये हो गया 45 मार्क्स, 45 मार्क्स, ये 90 मार्क्स, 90 मार्क्स, ये 90 माइनस 10 यानी 80 मार्क्स, दिस इज 90 माइनस 25 यानी 65 मार्क्स, राइट। एंड दिस इज 2x माइनस 55 यानी 90 माइनस 55 यानी 35 मार्क्स, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स में हमें इसके मार्क्स पता लग गए, ठीक है। और अब इन दोनों में से कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो वी डू नॉट नो, बिकॉज दोनों इक्वल है। तो फिजिक्स एंड बॉटनी बचे हुए हैं, तो दिस कैन बी फिजिक्स और बॉटनी, और बॉटनी फिजिक्स, कुछ भी हो सकता है, इंटरचेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, व्हाट आर द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय हरी अक्रॉस 6 सब्जेक्ट्स। तो हमें यहां पर देखो दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री की वैल्यू 90 है ना, 90 डिग्री की वैल्यू 90 के बराबर है मार्क्स के टर्म्स में, तो 1 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। तो जब 1 डिग्री की वैल्यू 1 होगी तो पूरे मार्क्स कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री की वैल्यू 360 हो जाएगी, सिंपल। तो 360 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मच डिड हरी स्कोर इन बॉटनी, तो हरी ने बॉटनी में कितना स्कोर किया, देखो। तो बॉटनी वाले जो मार्क्स हैं वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, इन एनी केस दोनों 45 के ही बराबर है ना। तो 45 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, in the given pie chart the sector representing which of the following subject is definitely adjacent to the sector representing zoology। तो जूलॉजी के एडजेसेंट कौन सा होगा, देखो जूलॉजी के एडजेसेंट केमिस्ट्री तो है, ये पक्का है, और फिजिक्स और बॉटनी में से कोई भी एक हो सकता है, जिसमें हम सर्टेनली नहीं कह सकते कौन सा होगा, लेकिन केमिस्ट्री सर्टेन है, तो केमिस्ट्री आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड इन द पाई चार्ट बाय द सेक्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाला सेक्टर देखो, तो केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, 65, जब 1 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर है तो 65 मतलब 65 डिग्री हो गया, ऑप्शन सी, डन, ठीक है। तो ये पहला सेट था, काफी ज्यादा लॉजिकल था, ठीक है, बहुत अच्छा डीआई था। अगला देखिए, 6 students ABCDEF wrote an exam having 3 subjects maths, commerce, accounting. The table shows the performance of these students in the examination. The examination had 2 parts, internal and external. एग्जामिनेशन में क्या है, 2 पार्ट्स है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर देखो मैथ्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग दिया गया है। अब आप अपने मन से एज्यूम मत कर लेना कि पहले वाले मार्क्स इंटरनल के हैं और दूसरे वाले एक्सटर्नल के हैं, ऐसा डेटा नहीं है, इतना सिंपल डेटा नहीं है, डेटा थोड़ा क्रिप्टिक फॉर्म में दिया गया है, थोड़ा अलग तरीके से।
टोटल मार्क्स इन अ सब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, है ना। तो पहला ये पॉइंट है कि किसी भी बच्चे के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल का सम है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा क्या दिया गया, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दिया गया। कॉलम 1 ध्यान से पढ़िए इसको, कॉलम 1 रिप्रेजेंट करता है टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन दैट सब्जेक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल 6 स्टूडेंट्स पुट टुगेदर इन दैट सब्जेक्ट। मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 6 स्टूडेंट्स के मिलाकर जितने मार्क्स आए हैं उसमें से कितना कितना कंट्रीब्यूशन किस किस स्टूडेंट का है। तो इसका मतलब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो इनका सम 100 होना चाहिए। लेट मी चेक, 20 प्लस 15 प्लस 15 ये हो गया 50, 50 प्लस 50 100 हो गया। सेम इज ट्रू फॉर दिस इज 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 100। और यहां पर भी आप देख लो 30 प्लस 10 40 और 30 60, 40 और 30 70, 70 और 30 100, इनका सम 100% है। मतलब ये टोटल मार्क्स इस सब्जेक्ट में जितने आए हैं सारे स्टूडेंट्स के मिलाकर उसमें कितना कितना कंट्रीब्यूशन किस किस स्टूडेंट का ये दिया गया। अच्छा, सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन इंटरनल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय दैट स्टूडेंट इन दैट सब्जेक्ट, है ना। तो सेकंड वाला जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके इंटरनल में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं उस स्टूडेंट के मार्क्स में से। तो जैसे कि सपोज करो, इसको भूल जाओ आप, सपोज करो मैं कह रहा हूं कि इसके 100 मार्क्स आए हैं टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर, तो उसमें 40 मार्क्स इंटरनल में होंगे और रिमेनिंग 60 मार्क्स एक्सटर्नल में होंगे, राइट। तो इस तरीके से डेटा हमको दिया गया है। तो इस सवाल को आसान बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमको इस डेटा को सिंप्लीफाई करना चाहिए। देखो मैथ्स, फिजिक्स एंड अकाउंटिंग 3 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। स्टूडेंट्स के नाम है ABCDEF, ठीक है। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे और बड़े आराम से बन जाएगी। मैथ्स, फिजिक्स एंड अकाउंटिंग, मैथ्स, फिजिक्स एंड अकाउंटिंग, टोटल मार्क्स किसी पर्सन के और इंटरनल मार्क्स, टोटल मार्क्स इंटरनल मार्क्स, टोटल मार्क्स इंटरनल मार्क्स, ठीक है। नाउ एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन मैं ये मान लेता हूं सपोज कि इस सब्जेक्ट में सारे स्टूडेंट्स के मिलाकर जो मार्क्स आए हैं वो आए 100x, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के, ठीक है, सब मिलाकर 100x। इस फिजिक्स में टोटल मार्क्स आए हैं सारे स्टूडेंट्स के मिलाकर 100y और यहां पर आए हैं सपोज 100z, राइट। तो ए के मार्क्स कितने आए हैं इसमें से 20%, 20% यानी ये हो गया 20x, सेकंड वाला हो जाएगा 15x, थर्ड वाला हो जाएगा 15x, फोर्थ वाला हो जाएगा 30x, देन ई हो जाएगा 10x एंड दिस इज ऑल्सो 10x, राइट। अब इसके कितने परसेंट मार्क्स हैं, 40%। तो 20 का 40% कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 यानी 8x हो गया। इसका 15%, 15% मतलब 15 इंटू 15 बाई 100 यानी 2.25x, राइट। इसका कितना परसेंट, 25% यानी इसका 1/4 इसका कितना हो जाएगा 3.75x। इसका 30 का 20% यानी 6x, फिर 10 का 35% यानी 3.5x, फिर 10 का 30% यानी 3x। तो ये इंटरनल सब्जेक्ट्स में मार्क्स आ गए x के टर्म्स में, है ना। सभी सारी चीजें एक वेरिएबल के टर्म्स में आ गई। अच्छा, y के टर्म्स में इनके मार्क्स लिख लो आप कितने होंगे। कॉमर्स में मार्क्स है 20 30 10, सो 20y 30y 10y, नेक्स्ट 25 10 एंड 5, 25y 10y एंड 5y, ये कॉमर्स में मार्क्स हो गए टोटल। इंटरनल में जो मार्क्स है वो इतना इतना परसेंट है, तो इसका 10% कितना हो गया 2y, फिर इसका 5% कितना हो गया 1.5y, इसका 10% कितना हो गया y, 25 का 10% कितना हो गया 2.5y, देन 10 का 0% तो 0 हो गया, नेक्स्ट 5 का 10% 0.5y, ठीक है। इसी तरीके से अकाउंटिंग में जब हम देखते हैं तो टोटल मार्क्स इनके कितने 30z, नेक्स्ट इज 5z, नेक्स्ट इज 10z, नेक्स्ट इज 25z, नेक्स्ट इज 20z,
है ना, नेक्स्ट इज tan z। ऐसा आप कर लोगे तो सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। इसका 25% यानी इसका 1/4 7.5z हो जाएगा। फिर इसका 10% 0.5z हो गया। इसका 0 तो 0 हो गया इंटरनल में। फिर इसका 25 का 10% यानी 2.5z हो गया। नेक्स्ट 20 का 5% कितना हो गया z 1z। और 10 का 10% हो गया z। ठीक है, ये इंटरनल मार्क्स हो गए। तो टोटल में से अगर हम इंटरनल माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल तो मिल ही जाएगा, राइट। So now let's come to the point। पहला क्वेश्चन है, if the marks obtained by A in the internals of the three subjects are in this ratio। तो A के इंटरनल में जो मार्क्स हैं वो 8x 2y और 7.5z है। तो 8x 2y एंड 7.5z 7.5z इनका जो रेशियो है वो हमें दिया गया है 32 16 45, ये रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो हमें मिलेगा। एक्स वाई जेड का रेशियो क्या मिलेगा, देखो x इज टू वाई इज टू जेड। तो 8 से 8x बराबर 32 है, तो 8 से गया ये 4 टाइम्स, 2 से गया ये 8 टाइम्स, और 7.5 से कितने टाइम जाएगा, तो 15 का ये 3 गुना है, तो 7.5 15 का आधा है, तो 7.5 से 6 टाइम्स कटेगा, राइट। सो एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया 2:4:3, राइट। अब हमसे पूछा है कि देन व्हाट इज द रेशियो मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन एक्सटर्नल्स ऑफ दीस सब्जेक्ट्स। तो बी के एक्सटर्नल में मार्क्स कितने होंगे, तो 15 में से 2.25 घटा दिया भाई, टोटल में से इंटरनल माइनस कर दोगे तो एक्सटर्नल आ जाएगा। 15 माइनस 2.25 कितना हो गया, 12.75। सो 12.75x इसका रेशियो निकालना है मुझे किसके साथ, 30 माइनस 1.5 यानी 28.5y एंड 5 माइनस 0.5 यानी 4.5z, है ना। इन तीनों का रेशियो मुझे चाहिए। यहां पर मैं 12.75 को फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख दूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 12.7 देखो 0.75 का 4 गुना होता है कितना, 3 होता है, और 12 का 4 गुना होता है 48, तो 48 प्लस 3 हो गया 51, तो 51/4 लिख सकते हैं हम इसको। x की वैल्यू रख देते हैं यहां पर 2। 28.5 तो 57 का हाफ है, 57/2 लिख दो इसको, और y की वैल्यू रख दो 4, और 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, और z की वैल्यू रख सकते हैं 3, राइट। 2 से इसको मैंने काट दिया 2 बार, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 2 बार, और ये कैंसिल नहीं होगा। 3 से इसको काट सकते हैं 3 से गया 19 बार, 3 से गया 17 बार। अब पूरे में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रैक्शन में से, तो हो जाएगा 17:2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 17 × 4 76, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो ये आ रहा है 17:76:9, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, क्लियर है, बात समझ में आ रही सभी को, यस। ऐसे ही अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है, if marks scored by D in external of commerce is less than that scored by him in maths और अकाउंटिंग। ठीक है, तो D के जो एक्सटर्नल मार्क्स, D के एक्सटर्नल मार्क्स की बात हो रही है, और D के जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं वो कॉमर्स में मैथ से कम है और कॉमर्स में अकाउंटिंग से भी कम है। ठीक है, ठीक है। Then what is the ratio of total marks scored by all students in commerce put together to total marks scored by all 6 students in all सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर। तो ऑल स्टूडेंट्स के कॉमर्स में मार्क्स कितने हैं, दिस इज कॉमर्स, इसको कॉमर्स कर लो, ठीक है, कॉमर्स। तो ऑल स्टूडेंट्स के कॉमर्स में मार्क्स कितने 100y, और सारे स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर मार्क्स कितने 100x + 100y + 100z, 100x + y + z, है ना। तो 100 से 100 कट गया। ये रेशियो मुझसे पूछा गया इस सवाल में। अब ये रेशियो मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो मुझे एक इनइक्वालिटी दी गई है सिर्फ। कॉमर्स में जो मार्क्स हैं डी के एक्सटर्नल में, कॉमर्स में जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 10y - y मतलब 9y। सो 9y इज लेस देन इसके मैथ्स में एक्सटर्नल में जो मार्क्स हैं उससे, तो 9y इज लेस देन मैथ्स में एक्सटर्नल में मार्क्स कितने हैं 24x, एंड कॉमर्स में जो मार्क्स हैं वो अकाउंटिंग से भी कम है, तो 9y इज लेस देन इसके अकाउंटिंग में मार्क्स कितने आएंगे 22.5z। अब सिर्फ एक इनइक्वालिटी मुझे दी गई है
क्या मैं इसके सहारे से एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, है ना। सिर्फ एक इनइक्वालिटी से आप ये रेशियो कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ई इन इंटरनल ऑफ मैथ्स, मार्क्स स्कोर्ड बाय ई इन इंटरनल ऑफ मैथ्स, तो ई के मार्क्स मैथ्स के इंटरनल में वो कितने? 3.5x, ठीक है, 3.5x, ठीक है, इज सेम एज मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन इंटरनल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन इंटरनल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के इंटरनल में इसके मार्क्स कितने? 7.5z, 7.5z। तो यहां से मुझे x और z का रेशियो मिल जाएगा कितना? 75/35, जिसको कि हम 5 से काट के लिख सकते हैं 15 और 5 से काटा 7 बार, 15:7, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 6 स्टूडेंट्स इन मैथ्स पुट टुगेदर? तो मैथ्स में सभी के मिलाकर कितने मार्क्स आए थे? 100x। एंड अकाउंटिंग पुट टुगेदर, अकाउंटिंग में कितने थे? 100z सभी के मिलाकर। तो अल्टीमेटली x और z का रेशियो ही पूछा गया है, जो कि कितना है? 15:7 है। तो आंसर क्या हो गया? 15:7, ऑप्शन डी। डन। देखो टेबल बनाने से कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है, आप आराम से रिलेट कर पा रहे हो डेटा को। इफ f scored 30 marks in commerce and D scored 140 marks in accounting, so f scored 30 marks in commerce, so f के कॉमर्स में कितने मार्क्स आए हैं? f के कॉमर्स में मार्क्स आए हैं टोटल कितने? 5y। तो 5y की वैल्यू है 30, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। y की वैल्यू 6 हो गई। आगे D स्कोर्ड 140 मार्क्स इन अकाउंटिंग, तो D के अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो कितने? 25z, सो 25z बराबर 140। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से काट दिया 28 टाइम्स, 5 से काट दिया 5 टाइम्स, 5 बार, तो z की वैल्यू 28/5 हो गई। देन फाइंड द सम ऑफ मार्क्स इन नियरेस्ट इंटीजर स्कोर्ड बाय ए बी डी इन इंटरनल्स ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ए बी डी ने इंटरनल में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? कॉमर्स एंड अकाउंटिंग में ए बी डी ने, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग ए बी एंड डी। तो ए बी डी यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 6y, एंड यहां पर ए बी डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज 8 10.5z। तो 6y + 10.5z हमें चाहिए। क्या चाहिए? 6y + 10.5z की वैल्यू चाहिए। तो 6y की वैल्यू कितनी हो गई? 6 × 6, ये तो हो गई आराम से। 10.5 को मैं लिख दूं 21/2, और z की वैल्यू यहां से रख देता हूं 28/5, ठीक है। तो 5 × 2 10 हो जाएगा, आसान है ये तो। ये 36, और इसको हम लिख देते हैं क्या? इनका प्रोडक्ट, 28 × 1 28, कैरी हो गया 2, ठीक है, 588/10, तो इट इज 58.8, है ना। दिस इज व्हाट? 58.8 ना। इसको हम 59 लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। 36 + 59 कितना हो जाएगा? 95। 95 इज राइट आंसर। और वैसे भी अप्रोक्सीमेटली पूछा गया, नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया है, तो 95 इज करेक्ट, राइट, ठीक है। एक सवाल ये बचा हुआ है इसमें, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है और सबको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो भाई ये नया इनिशिएटिव है जिसमें हम 100 DI सेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं, अगर आप ये पूरे 100 DI सेट कर लेते हो, कोई भी बैंकिंग मेंस एग्जाम क्रैक करना आपके लिए एकदम आसान काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपकी अप्रोच उस तरीके से डेवलप हो जाएगी, सोचने का नजरिया बदलेगा, है ना, और लॉजिक लगाना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लें, बाकी का डिस्कशन हम इसी में करेंगे, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये जो एक नया इनिशिएटिव है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कितने लोग रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस देखेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।